नमस्कार। इको एंड एनर्जी टॉक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। धराली आपदा जो उत्तराखंड में हुई उसके 2 हफ्ते पूरा होने को हैं। उसके बावजूद अभी तक वहां किसी बॉडी को रिकवर करने की खबर नहीं है। केवल एक शव जो मिला था वो पहले दिन आपदा के दिन ही मिल पाया था। लेकिन ये शवों को गिनने की एक प्रक्रिया जो चल पड़ी है, हम उससे आगे बढ़कर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो हिमालयी क्षेत्र है वहां जो बार बार घटनाएं हो रही हैं, खासतौर से ये घटना वो कैसे और क्यों हुई, और क्या हम आने वाले दिनों में आपदाओं से बचने का कोई रास्ता खोज सकते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दो बहुत महत्वपूर्ण भूविज्ञानी हैं। डॉक्टर एसपी सती, जिनको आप मेरे कार्यक्रमों में लगातार और कई टीवी चैनलों और समाचार माध्यमों में देखते रहे हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर नवीन जुयाल, जिनका जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कई कमेटियों के सदस्य रहे हैं। इनके बारे में ज्यादा जानने के लिए मैं इनके प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, वहां इन वैज्ञानिकों के बारे में आप जान सकते हैं। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर जुयाल आपसे पहले पूछना चाहता हूं कि जो ये धराली में आपदा हुई सर, और आपने लगातार हिमालय को चलकर अपने पैरों से नापा है, कई पत्र लिखे हैं, कई पेपर्स लिखे हैं इस बारे में। इस आपदा को क्या हम पिछले आपदाओं के कॉन्टेक्स्ट में जोड़कर देखें? क्या ऐसी चेतावनी सरकार के पास थी, या एक एक सडनली आउट ऑफ द ब्लू हो गया जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते थे पहले से? नहीं, सर्टेनली इसको हम एक आइसोलेटेड इवेंट की तरह से तो कभी नहीं देखेंगे। हम लगातार पिछले एक दशक से भी ज़्यादा वक्त में यही बात कह रहे हैं, लोगों को और सरकार को भी, कि हर हिमालय, हमारे हिमालय क्षेत्र का वो क्षेत्र विशेष है जहाँ पे इस ढंग की घटनाएं अमूमन आती चली गई है। इनफैक्ट हमने जब रिसर्च के दरमियान जब हम काम कर रहे थे फ्लड्स पे, इसमें प्रोफेसर सती भी एक ऑथर्स हैं, कि अलकनंदा में हम बाढ़ों का सिलसिला समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी बैंडवैगन चल रहा है ग्लोव का आज के तारीख में। हमने पिछले 1,000 साल का फ्लड हिस्ट्री डॉक्यूमेंट किया अलकनंदा से, और आप सरप्राइज करेंगे, ये सारे जो फ्लड थे ये लैंडस्लाइड से जनित जो लेक्स बनी थी हायर हिमालय में, उनके ब्रीच होने से बने हैं। अब सवाल खड़ा होता है, सर ऐसा क्यों होता है, हायर हिमालय में लेसर हिमालय में क्यों नहीं होता है? इसका जवाब ये है सिंपल, जो कि हर एक जोमोफोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट जानता है, कि हायर हिमालय की वैली काफ़ी स्टीप है, और जो स्टीप वैली के जो स्लोप्स हैं वो डायरेक्टली कपल्ड है रिवर के साथ में। अगर स्लोप डीएक्टिवेट होता है तो मलबा कहीं बफर नहीं करता है, वो सीधा नदी में गिरता है। और नदी का अगर डिस्चार्ज थोड़ा लो है और मलबा की तादाद ज़्यादा है तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, और उसका ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि मलबे की ताकत कितनी है रोकने की, हाइड्रोलॉजिकल डिस्चार्ज क्या है। इसीलिए हर हिमालय में इस ढंग की घटनाएं होना आम बात है। फ्लड्स को लेकर के ना सवाल खड़ा होता है कि डेब्री फ्लो का, ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ये बहुत ही सोच समझ के यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हर हिमालय में डेब्री फ्लोज की जहां तक घटनाओं के संबंध है, इस पे हमारे हिंदुस्तान के हिमालय के क्षेत्र में अभी उतना विस्तृत काम नहीं हुआ कंपेयर टू अल्प्स, एंडीज, न्यूजीलैंड वगैरह में। वहाँ काफ़ी विस्तृत काम हुआ। इन पर स्विट्जरलैंड के तो काफ़ी सारे पेपर आते हैं, और मैं आपको आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अभी 2025 से 24 में नेचर में पेपर आया है कि डेब्री फ्लोज क्या होते हैं, क्यों ट्रिगर करते हैं, और क्यों ये ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले एक दशक से हमने इस ढंग की घटनाएं देखी हैं, चाहे रोटी गार्ड की घटना हो, चाहे लेस नॉन इवेंट हम जिस बहुत कम लोग जानते हैं, जुमा गार्ड बहुत कम लोग जानते हो, 2023 में अगस्त के महीने में वहाँ डिजास्टर हुआ था, एंड वगैरह वगैरह। ये घटनाएं बढ़ेंगी, क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि हर हिमालय में न केवल वैली कंस्ट्रिक्टेड है, स्लोप कपल्ड है, बल्कि इसके अलावा जो ग्लेशियर्स लिटिल आइस एज के जमाने में, यानी कि 1850 के लगभग जब ग्लेशियर रिसीड कर चुका था, तो हैंगिंग ग्लेशियर्स इस वैलीज में क्रिएट बने हुए हैं। इससे जो स्ट्रीम निकलती हैं वो काफी स्टीप ग्रेडियंट की होती है, उनकी स्टीम पावर बहुत ज्यादा होती है। मलबा छूटा है ग्लेशियर्स का, स्टीम पावर काफी हाई है, वैली स्लोप काफी काफी नैरो है, स्लोप काफी प्रिकर्सनली बैलेंस्ड है। तो छोटा सा ट्रिगर अगर आपको चाहिए, स्लोप डीएक्टिवेट होता है और आपके नदियां रुकती है, इंपॉन्डिंग होती है, बस्ट होता है, और डेब्री फ्लो लोकली जनरेट हो जाता है। जो बात आपने कही डॉक्टर जुयाल, अगर मैं उसकी सरल भाषा में आम आदमी को बताना चाहूं तो एक ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे ताश के पत्तों की तरह बैलेंस की बात है, जहां तक वहां पर है। एक छोटा सा ट्रिगर एक बहुत बड़ी आपदा ला सकता है। मैं जानता हूं मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है, एक जियोलॉजिस्ट के तौर पर आप इसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि दीज माउंटेन्स आर वेरी प्रिकेरियसली प्लेस्ड। जो डेबरी आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सती, मैं जुयाल साहब से ही पूछूंगा, लेकिन पहले आपकी टिप्पणी ले लूं कि जब मैं गया था और मैंने उसे रिकॉर्ड किया, चश्मदीदों ने कहा कि 1:30 के और 6:03 के बीच में, यानी 1:30 और 6 बजे के बीच के 4.5 घंटे में कम से कम 6 प्रोमिनेंट फ्लड आए, जिन्हें हमने रिकॉर्ड किया।
बाकी छोटे छोटे फ्लड थे। तो इसका क्या मतलब है, जो डॉक्टर अभी जुयाल ने बताया उसके आगे अगर बात को बढ़ाएं तो इसका क्या मतलब है, क्या चीज बह के 6 बार कम से कम बड़ी मात्रा में और मल्टीपल टाइम छोटी मात्रा में नीचे आई और पूरा ध्वस्त कर दिया उस जगह। ये कुछ यूं समझिए कि जब जहां डॉक्टर जुयाल ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो स्टक मटी जो फंसा हुआ है ग्लेशियर का पुराने ग्लेशियर्स का मटेरियल जो फंसा हुआ है वो हाई ग्रेडियंट स्लोप्स में फंसा हुआ है। वहां प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल आई, उसकी वजह से ओवर सैचुरेट हो गया वो लूज मटेरियल, और वो उसकी वजह से वो उसको फेलियर हो गया। वो एक्टिवेट हो गया स्लोप, नीचे की तरफ को मटेरियल टूट गया। अब वो टूट गया तो उसने एक तरह से वहां पर जो बैलेंस बना हुआ था वो तोड़ दिया। मेजर पोर्शन पहले आ गया, उसके बाद उसी के सब्सिडरी और जब तक स्लोप में थोड़ा सा कंपैरेटिव एक अस्थाई स्टेबिलिटी न बने तब तक वो लगातार इस तरह से टूटता रहा। तो ये इंटरवल पे टूटता रहा, तो ये आते रहे, ये पल्सेज आते रहे। लेकिन जो मेजर पोर्शन था जिसने रोक रखा था, बड़े पत्थरों ने जिसने ये स्लो को रोक रखा था, वो टूट गया। वो बहुत बड़ा नीचे की तरफ का, इतने ज्यादा स्लोप में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, जितने पानी की जरूरत थी उतना बहुत बहुत था इस सारे मटेरियल को लाने के लिए। हाई स्लोप में ये ऊपर ही ऊपर तैरते हुए बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं। ये हमने केदारनाथ की आपदा में भी देखा, ये हमने रोठी गार्ड के आपदा में देखा था कि रोठी गार्ड में भी इतना पानी नहीं था, लेकिन मटेरियल कितना नीचे आया, क्योंकि वो अपने ही काइनेटिक एनर्जी से आ जाता है नीचे की तरफ को। और पानी उसमें थोड़ा सा पुशिंग का रोल करता है, फैसिलिटेट करने का रोल करता है। एक बार मेजर आ गया, उसके बाद सब्सिडरी टूटते रहे और वो नीचे की तरफ को वो पल्स आते रहे, या उसी में कहीं पे छोटे इंपाउंडिंग हुई होगी, वो फिर ब्रीच आउट हो गया, छोटी छोटी ब्रीच आउट गई, ये पल्सेस तभी बाद में ये इसमें मड ज्यादा आया। पहले बड़े पत्थर ज्यादा आए, बाद में मड ज्यादा आया। सारा मटेरियल जितना भी दिखता है वो ग्लेशियल मोरेन का ही मटेरियल दिखता है, जिसमें मड भी बहुत आयत में होता है और बड़े बड़े बोल्डर, मकानों के साइज के बोल्डर भी बहुत आयत में होते हैं। तो डॉक्टर सती, जैसा आपने कहा, उससे आगे मैं बात को बढ़ाते हुए डॉक्टर जुयाल से पूछना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई डॉक्टर साहब, उसमें ये एक बात आई पहले कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, फिर बात आई कि क्या कोई अस्थाई लेक बन गई थी, और ग्लोफ की जैसे आपने बात कही। तो क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ वक्त में पूर्व चेतावनी प्रणालियां इतनी स्ट्रांग नहीं है हिमालयन रीजन में? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप इसे ज्यादा विस्तार से समझा सकें कि आखिर हुआ क्या, ये क्लाउड बस्ट क्यों नहीं था, और पूर्व चेतावनी प्रणाली कितनी कठिन है हिमालयी क्षेत्र में लगाना। क्लाउड बस्ट, खैर पहला सवाल का जवाब तो ये है कि आप भी जानते हैं क्योंकि आप भी काफ़ी सालों से इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। मैं उसकी डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, 100 मिलीमीटर पर आवर का रफ्तार से बारिश होनी चाहिए वगैरह वगैरह। इनफैक्ट ये मैं इसमें थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, ये भी कहना चाहूँगा कि जब केदारनाथ का डिजास्टर हुआ तो पहले लोगों ने कहा कि ये भी क्लाउड बस्ट था। लेकिन जब सब्सिक्वेंट रिसर्च पेपर आए जो कि पीयर रिव्यूड है, तो उनमें ये कहा गया कि भैया ये क्लाउड बस्ट नहीं था, ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ रेनफॉल था, जिसके कारण जो स्लोप थे हमारे राइट फ्रॉम द केदारनाथ डाउन टू मंदाकिनी एंड अदर अदर वैलीज, दे गॉट सुपर सैचुरेटेड बाय वाटर। ऑफ कोर्स ब्रीचिंग ऑफ द चोराबारी वाज a triggering point, but this again this super saturated slopes because of rain and the turbulence created by the sediments जो ट्रांसपोर्ट होते हैं डाउनस्ट्रीम में, उन्होंने वैली को इरोड करना शुरू किया, लैंडस्लाइड ट्रिगर हुए, सेडिमेंट आते गए और उनकी मारक क्षमता बढ़ती गई। सेम चीज हमारे धराली के लिए भी अप्लीकेबल होती है। यहाँ तो जितनी रेन हमारी केदारनाथ में 15 16 17 जून 2013 को हुई तो उससे तो बहुत ही कम थी। कहते 5 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर या 8 मिलीमीटर इस ढंग के रेनफॉल की बात होती। बट जो लोग कह रहे हैं कि दिस रेन वॉज एक्सटेंडेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो एक सवाल खड़ा हो रहा है हिमालय को लेकर के कि इज इट रियली द क्लाउड बर्स्ट विच आर क्रिएटिंग हैवॉक इन द हिमालय, और इट इज द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द रेनफॉल विच इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ डिजास्टर्स। बिकॉज क्लाउड बर्स्ट डेफिनेटली बहुत ही डेवास्टेटिंग होते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है क्या एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ रेनफॉल जो सुपर सेचुरेट कर रही है सॉइल को, ये अतीत में भी कर रही थी, अभी क्यों ऐसी घटना घटित हो रही है? इसका मतलब समथिंग समथिंग हैज गॉन सम रॉन्ग समवेयर, कुछ ना कुछ राइट। गलतियां हुई है। तो ये जो समस्या भी खड़ी हुई आपकी जो यहाँ पे हमारे धराली खीर गंगा में, उसको मैं कहता हूँ कि प्रोफेसर सती भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, ये क्लाउड बर्स्ट तो नहीं था। अब सवाल खड़ा था मैकेनिज्म क्या था। काफी सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसको नैरो डाउन कर दिया। जैसे कि प्रोफेसर सती जी ने भी कहा कि ये जो सेडिमेंट था ये
सुपर सैचुरेटेड सॉइल के कारण लैंडस्लाइड ट्रिगर हुए, ऊपर से ग्लेशियर का मलबा आया और उसने इसको बनाया। इसको बारीकी से अगर हम देखें हृदेश, तो मुझको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आ रही थी ये, जो कि आपने भी जब रिपोर्ट कर रहे थे आप साइट से, आप भी कह रहे थे कि भैया आप मक्कू गांव में थे, आपके 6 पल्सेस आए हैं। बारामासा ने भी एक वीडियो जो है वो अपलोड किया, उसमें भी उन्होंने डिफरेंट टाइमलाइन डाली है। ये कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है। डेब्री फ्लो जो जनरेट होते हैं माउंटेनस रीजन में, तो लोगों ने 50-60 सर्जेस देखे, इसको कहते हैं डेब्री फ्लो सर्ज। डेब्री फ्लो एक इवेंट नहीं होता है, मल्टीपल सर्जेस आते हैं। अब इसका क्या मायने होता है? इसका मायने जैसे सतीश जी ने बताया कि यू नीड टू हैव ए कांस्टेंट सेडिमेंट सप्लाई। नाउ क्या हुआ है यहाँ, इस कंडीशन को अगर मैं स्पेसिफिकली डिस्कस करूं आपके व्यूअर्स के लिए, तो धराली से अगर आप 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाते हैं, आपके राइट हैंड फ्लैंक में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है, जो डीप स्लोप्स यानी कि जो बेड है वो धराली की तरफ डिप कर रही है, उसके ऊपर एक एप्रन बना हुआ है इसका। और ये जो लैंडस्लाइड है इसका क्रेस्ट तक ये पहुंच चुका है, इसके आगे आप जा नहीं सकते, इसके आगे तो एयर हो जाती है। तो ये जो लैंडस्लाइड है ये हमने 2004-05 के भी इमेजेस में देखा कि ये बहुत पुराना लैंडस्लाइड है, और इस लैंडस्लाइड ने पास्ट में धराली गंगा को ऑब्स्ट्रक्ट किया। वहां पे नदी बड़ी नैरो हो जाती है, नदी को बैंड लेकर के आना पड़ता है। अब मैं स्पेकुलेटिव आर्गुमेंट डालूंगा क्योंकि मैं साइट पे नहीं पहुंचा हूं। स्पेकुलेटिव आर्गुमेंट क्या बनता है मेरा? ये बनता है कि जिसमें काफी एक तरह से लॉजिक भी है कि प्रोबेबली द खीर गंगा जो हमारी थी, ये प्रोलॉन्ग रेन के कारण इसके स्लोप सुपर सेचुरेट होते हैं, ये मेजर लैंडस्लाइड आकर के धराली को थोड़ी देर के लिए रोकता है। ऊपर जो मोरेन है जिसपे कोई वेजिटेशन नहीं है, वो जो करीब 4,000 मीटर प्लस पे है, वो मोरेन भी इसके साथ में मोबिलाइज होते हैं, साइड की वैली फ्लैंक भी मोबिलाइज होते हैं, और डेब्री लेडन वाटर यानी सेडिमेंट से भरपूर पानी नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है। अगर ये लैंडस्लाइड ट्रिगर होकर इसको नहीं रोकता तो वो डेब्री एक झटके में बाहर निकल चुकी होती। परंतु क्योंकि यहाँ पे एक लैंडस्लाइड लेक बनने की संभावना बनती है, तो मेरा अनुमान यह है कि यहाँ पे पानी रुका है, पीछे से मलबा आया है, और उसके जब वो पहला बस्ट लेता है, तो जो पहला बस्ट आपने देखा 1:30 पे, वो जब बाहर एग्जिट करता है दराली से तो फैन आउट करता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, वो जो मलबा होता है वो आपका भागीरथी तक नहीं पहुंच पाता है, वो मलबा बीच में रुक जाता है। ये टिपिकल है, बहुत सारे पेपर्स पे छपे हैं, ये टिपिकल है माउंटेन डेब्री फ्लो का पैटर्न का। जो पहला पल्स आता है उसमें सबसे बड़े पत्थर आते हैं, सबसे ज्यादा मलबा आता है, उसका पहले पहला हम उसके वेव की तरह से देख सकते हैं। और वो क्योंकि जिस सरफेस पे वो चलता है वो सरफेस काफी रफ होता है, यानी कि वो नेचुरल सरफेस होता है, इसके कारण एक फ्रिक्शनल ड्रैग होता है, वो आगे तक नहीं जा पाता है। और जब वो सेटल हो जाता है तो वो अपने उसका जो सरफेस होता है पहले वाले इवेंट का, वो एक तरह से इनिशियल सरफेस क्रिएट करता है, टर्मिनोलॉजी यूज होती है इस तरह के प्रोसेस में। वो इनिशियल सरफेस क्रिएट करता है जो कि जेंटलर होता है, बिट स्मूथर होता है। अब क्या देखिए, आपने खुद देखा दराली में जब दूसरा पल्स आता है, वो टोटली ऐसा था कि किसी ने कंक्रीट और सीमेंट को मिलाया हुआ है, और उसका एक फ्रंट है लोब जैसा, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है लेकिन बड़े प्यार से ग्लाइड कर रहा है, और वो जो मूवमेंट होता है वो काफी उसको क्रॉस कर जाता है जो कि पहला वाला था। ऐसे करते फिर बीच में माइनर आते हैं, और जब फाइनल जो आता है करीब 6 बज के टाइम, उसमें उसने कंप्लीटली आपको उसको भेज वहां तक चला गया, भागीरथी तक। दैट मीन्स अ प्रोसेस इज, ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, एवरीबॉडी नोज दिस प्रोसेस। सवाल ही खड़ा होता है ऐसा क्यों हो रहा था? शायद इसलिए हो रहा था जो प्रोफेसर सती ने बताया कि देयर वाज लाइकली ऑब्स्ट्रक्शन, मेजर ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉक कर गया, सेडिमेंट का जो इवैक्यूएशन प्रोसेस था वो समाप्त नहीं हुआ, वो 6 बजे के बाद लगभग वो समाप्त होने लगा, और आप तो साइट में जा चुके। अब फिर से वो जो स्ट्रीम है अपने सेडिमेंट को काट रही है और उसको डिस्पर्स कर रही है। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट हमने कहा इसको प्रिडिक्शंस के लिए लोगों ने डॉपलर रडार्स लगा रखे हैं आल्प्स में, उनको वो प्रिडिक्शंस के लिए कोशिश करते हैं, और इस ढंग के जितने भी बसाते हैं इस ढंग के नालों के बगल में बनी है, और भी अन्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप सेंस कर सकते हैं कि कब क्या होने वाला है। इनफैक्ट वहां तो ऐसी घटना होती है, डिस्ट्रक्शंस होते हैं, पर ऐसा डैमेज नहीं होता है। हमको अब क्लाइमेट चेंज के बदलते हुए परिवेश में इस तरह के जो स्ट्रीम्स हैं जो ग्लेशियर से निकलते हैं, खासकर हार हिमालय में, और जिसके आसपास बसाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, हमको वार्निंग सिस्टम जरूर लगाना पड़ेगा।
मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इनका प्रोफेसर सतीश जी लोगों ने एक वहाँ पे जीपीएस लगाया हुआ है जो कि अभी भी बरकरार है। ऐसे ही यहाँ पर उसको ऐसे ऐसा कोई सिस्टम हो जो कि इस ढंग की चीजें हमको बता सके, उसकी अति आवश्यकता है। सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ, इसका फॉलो अप क्वेश्चन बहुत संक्षेप में बताइए, क्या ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम उपलब्ध हैं जैसा आपने ऐप से कहा? क्या हिंदुस्तान के लिए ये संभव है लगाना? मतलब एक तरह से लगाने की, ये इसको संभव है लगाना, रिसोर्सेज भी हैं और पॉसिबल भी है, फीजिबल भी है? डेफिनेटली डेफिनेटली है, क्योंकि जब यूरोप में लोग लगा पा रहे हैं इसको, और उसको लगातार यूरोप में लगा रहे हैं, अमेरिका में लोगों ने करोड़ों रिवर्स में लगा रखे हैं, चाइनीज ने लगा रखा है इसको, ये इस तरह के डेब्री फ्लो को प्रेडिक्ट करने के लिए ऑन साइट में, तो हम क्यों नहीं लगा सकते हैं? अगर आपको ओके, चाहिए तो मैं इसका डिटेल भेज दूंगा जो आप अपने डिस्कशन में व्यूअर्स के डाल साथ सकते शेयर कर सकते हैं, राइट? हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा डॉक्टर जुयाल, लेकिन उससे पहले सती जी के पास जाना चाहता हूँ। सती जी, आपने कुछ साल पहले इस बात की चेतावनी भी दी थी और कहा था कि अगर इस तरह से हिमालयी क्षेत्र के का जो मॉडल है उसमें नहीं हम चेतते हैं तो ऐसी आपदाएं बार बार आएंगी। डॉक्टर जुयाल भी कहते रहे। तो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या, क्या जंगलों का कटान, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि कोई चीज मिस ना हो, क्या जंगलों का कटान, क्या कंस्ट्रक्शन, क्या नदियों के मार्ग में अवरोध, क्या बड़ी बड़ी परियोजनाएं, इनमें से किसको सती साहब आप ज्यादा समझते हैं? और इसके अलावा क्या कोई रीजन है जो एग्रीवेट कर रहे हैं सिचुएशन को? नहीं, पहली बात तो यहां से शुरू करते हैं कि ऐसी घटनाएं अब ज्यादा क्यों हो रही है। पहले भी होता आया है लेकिन अब ज्यादा क्यों हो रहा है? तो इसमें क्लियर कट ये रिसर्चेज बताती हैं कि हायर हिमालयन क्षेत्र में अब बहुत ज्यादा बारिशें होने लग गई हैं जो पहले नहीं होती थी। अच्छा। पहले उनकी तादाद ज्यादा नहीं थी। उसका कारण कई साइंटिस्ट बताते हैं कि अब कंडेंसेशन, जो संघनीकरण जो है बादलों का, वो और ऊंचाई पर होने लग गया। तो जहां पहले बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में बारिश नहीं होती थी वहां अब होने लग गया। जैसे 2013 में केदारनाथ और उसके ऊपर चौराबाड़ी क्षेत्र में इतनी भयंकर बारिश हुई। हम्म। वो भले ही क्लाउड बस्ट नहीं था, टोरेंशियल रेनफॉल थी वो। और हम्म। इस तरह की फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की जा रही है कि हर जगह उच्च हिमालय क्षेत्र में अब बड़ी बारिशें हो रही है। ये साइंस ये साइंटिस्ट इसको मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। राइट। अब दूसरी बात यह है कि अब जब जहां पहले बारिशें कम होती थी वहां ज्यादा बारिशें होने लगी। उस क्षेत्र की स्थिति यह है कि वो पहले ग्लेशियल क्षेत्र था। जैसे डॉक्टर नवीन जुयाल ने भी बताया कि लिटिल आइस एज 1850 में समाप्त मानते हैं। उससे पहले लिटिल आइस एज के जमाने में ग्लेशियर बहुत नीचे तक आ रखे थे। ग्लेशियर केवल बर्फ का टीला नहीं होता है, ग्लेशियर के साथ बर्फ, पत्थर, मिट्टी सब मिलके होते हैं। अब बर्फ तो पिघल गई तो वो लूज मटेरियल जो है, जो पत्थर मिट्टी का जो मटेरियल है, बहुत बड़ा, मतलब बड़ी मात्रा में नदियों के किनारे, घाटियों के किनारे, घाटियों में लॉन्गिट्यूडनल वो ऊपर तक विस्तारित है। अब वहां मटेरियल की कमी नहीं है, वहां है पानी की कमी। अगर पानी तुमने अति अति बारिश से दे दी तो वो सारा का सारा नीचे को मोबिलाइज हो रहा है। इसलिए इन घाटियों में, उच्च हिमालयी घाटियों में इस तरह की घटनाओं, फ्लैश फ्लड की तादाद बढ़ रही है। अब सवाल उठता है कि डैमेज क्यों हो रहा है? डैमेज के लिए हाँ, बिल्कुल निर्माण कार्य, बिना बिना बेसिर पैर की सोच के नदियों के किनारे या नदियों में सीधे बस्तियों का बसना, स्ट्रक्चर बनाना, और ये भी बड़े बड़े बड़ी परियोजनाएं इस क्षेत्र में बनाना। जो पिछले 2-3 दशक से जो तेजी आई है, बड़ी परियोजनाओं के निर्माण में जो तेजी आई है, ये सब मिला के इसको डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बहुत ही वल्नरेबल क्षेत्र बनाते हैं। और भविष्य में इस तरह की आवृत्तियां भी बढ़ेंगी, इसका आकार भी बढ़ेगा, और इससे बहुत बड़ी तादाद में डाउन स्ट्रीम में कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। जो डाउन स्ट्रीम में उच्च हिमालय क्षेत्रों में जो तुमने इस तरह की छेड़छाड़ कर दी है, वो केवल उच्च हिमालय क्षेत्र के लिए खराब नहीं है, वो डाउन स्ट्रीम में वो बहुत बड़ी लेवल पे तबाही का सबब बनेगा, बन रहा है। तो जाते जाते मैं संक्षेप में डॉक्टर जुयाल से पूछना चाहता हूं कि सर, आपने जो चेतावनियां दी थी, उसके लिहाज से आपने उसे उन्हें दोहराते हुए एक पेपर फिर से मिनिस्ट्री को दिया है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दे सकें कि व्हाट इज दैट यू हैव रिकमेंडेड, आपने क्या सिफारिशें की? दो 2023 के महीने में हमको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये कहा था कि अगर आप ये मानते हैं कि जो एग्जिस्टिंग रोड वाइडनिंग का जो मेथड है वो गलत है, तो प्लीज गिव अस अल्टरनेट सजेशन। सो अल्टरनेट सजेशन के लिए मैं, हेमंत दानी और एक रजनीश
करके जियोफिजिस्ट भाई हैं, हम तीनों ने सर्वे किया था इको सेंसिटिव जोन का, राइट फ्रॉम उत्तरकाशी टू गंगोत्री। उसमें हमने वैकल्पिक व्यवस्था इनको बताई थी, जहां जहां पे डिजास्टर होने की संभावना है कि वहां पे रोड को किस ढंग से बनाया जा सकता है, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। पर जो लोकेशन हमने आइडेंटिफाई की थी, वो पहली लोकेशन में आपको बताता, नटाला के अपोजिट फ्लैंक, जहाँ भी बाईपास करना चाहते हैं। इस बार की त्रासदी में वो धंस गया। उसके बाद हमने दूसरा लोकेशन दिए थे भटवारी, जो आप भी जानते हैं, वो भी बुरी तरह से धस गया, उसके लिए हमने विकल्प दिया इनके लिए। उसके बाद हम गंगनानी के आसपास हमने विकल्प दिया। उसके बाद हमने सुक्की टॉप के नीचे से लेकर के बाईपास करके और सुक्की से लेकर के झाला, और झाला के पास जाके जांगला के बीच में जो हमारे 10 किलोमीटर की रोड और देवदार के जंगलों से आच्छादित स्लोप है नॉर्थ फेसिंग, उसके बारे में हमने उनको बताया। हमारा सुझाव ये था कि कहाँ पे हमको वैली साइड में रहना होगा और कितना काटना होगा, और कहाँ हमको रिवर साइड में जाके वायोडक्ट या एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाने होंगे। हमने खास करके झाला और जांगला, जिसमें धराली आता है, वहां पे हमने कहा था कि यहाँ पे हमको मैक्सिमम, हमने लोकेशन आइडेंटिफाई करके दे रखी है उस रिपोर्ट में अपनी, अल्टरनेट जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट डीपीआर। उसमें कहाँ कहाँ का हमको उसकी नदी की तरफ जाना चाहिए, और जिससे हम रोड को कम से कम जंगल को काट सकें। और साथ में हमने ये भी वो किया था कि जो बसाहतें इस नालों के बगल में बसी हैं, ये नाले काफ़ी बौखला सकते हैं आने वाले समय में, इसलिए एडुकेट मेजर्स लेने चाहिए। कि ऐसा नहीं कि हमको दिव्य ज्ञान हुआ था। 2013 की त्रासदी जून के महीने में धराली डैमेज हुआ था। उसके बाद धराली के, आपने भी देखा, धराली के बरसातों में पानी घुसा था। उसके बाद सरकार ने क्या किया, वहाँ पे आरसीसी का बंद बना दिया। हमने कि बंद इसको रोकने की क्षमता नहीं रखता, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ पता है आपको? नुकसान उसका ये हुआ कि लोगों ने होटल बंद तक लेकर बना दिए, मतलब बंद के ऊपर होटल बना दिए। अगर वो बंद नहीं होता, जो जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी इस ढंग के मेजर्स करते हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दिस क्रिएट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट क्रिएट्स मोर डेवास्टेशन। तो ये बातें हमने कही थी। उम्मीद है वो डॉक्यूमेंट को सरकार शायद ध्यान देगी, क्योंकि 2023 अक्टूबर में डॉक्यूमेंट जमा हुआ था, आज 2025 है। आई फील वेरी सॉरी दैट कोई डिस्ट्रक्शन और डेवास्टेशन होने के बाद हम चेतते हैं, जागते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी संवेदनशीलता उसके बनस्पत भी बनी रहनी चाहिए, अगर हमको लोग और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थोड़ा समय की कमी है इसलिए ज्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आखिर में आपकी बातों को समराइज करते हुए मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है उसमें यही ले जा रहा हूं, जो डॉक्टर जुयाल ने आखिर में कहा कि फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी सरकार दे रही है, या पॉलिसी मेकर्स दे रहे हैं, या जो बना रहे हैं लोग प्रोजेक्ट्स को दे रहे हैं। और यही बात पिछले साल 2 साल पहले जब मैं हिमाचल में था, तो वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब ने कही थी कि मैं उस नदी के दोनों ओर ऐसी कंक्रीट की दीवार बनाऊंगा कि नदी कभी कभी कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी। तो इससे बड़ा अपने आप को जो है छल करना अपने साथ कोई हो नहीं सकता है। सर, आप दोनों ने मुझसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको हम परेशान करते रहेंगे आने वाले वक्त धन्यवाद। में। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, थैंक यू।